नमस्ते, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटी। मेरे साथ बिहार के जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर संजय कुमार जी जुड़े हैं और चर्चा हम करेंगे बिहार कास्ट रिपोर्ट की, जो कल आई और इसके बाद बिहार की सियासत, बिहार का चुनावी तापमान, बिहार में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की उठापटक तेज है, आरोप प्रत्यारोप भी तेज है और श्रेय लेने की होड़ भी मची है। लेकिन यदि हम सामाजिक रूप से देखें संजय जी, तो दिखाई ये पड़ रहा है कि जब से बिहार कास्ट सेंसस की रिपोर्ट आई, पिछड़ों की, अति पिछड़ों की चेहरों पर चमक बढ़ी हुई है, आंखों में तेज दिखाई पड़ रही है, सत्ता पर अधिक कब्जे की प्रतियोगिता में आगे बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सवर्णों के चेहरे बुझे हुए हैं। सवर्णों का मतलब भुनियाद, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ। ऐसा लग रहा है कि उनका सब कुछ लुट गया, अब तो उनके हिस्से में कुछ रहा भी नहीं। इसका परिणाम ये निकल रहा है कि जो बिहार कास्ट सेंसस है, जिसे सर्वे भी कह रहे हैं, उसे चैलेंज किया जा रहा है विभिन्न जातियों के नेताओं के द्वारा कि हमारे घर तो पहुंचे ही नहीं थे, यह रिपोर्ट जो है बनावटी रिपोर्ट है, इसमें भी घपला किया गया है। और इसमें जायसवाल भी बोल रहे हैं, बीजेपी के पवन जायसवाल ने भी कहा कि बगैर घर पर जाकर जानकारी लिए रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई। खैर, तो रिपोर्ट तो आ गई, अब आगे इसी पर सियासत होनी है। तो हम एक बात आपसे समझना चाहते हैं, जिस तरीके से सवर्णों के चेहरे पूछे हुए हैं बिहार में, या यूं कहें कि देश में, सवर्णों की मदर पार्टी बीजेपी मानी जाती है, बन गई। बीजेपी भी मानती है कि ये भुमियार, ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ जाएंगे कहां, बंधुआ मजदूर नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ हैं उनके साथ ही। लेकिन मौके ऐसे भी आए हैं जब मौका मिला है तो बीजेपी ने भी जो सवर्णों की स्थापित सीटें रही हैं, उससे उन्हें बेदखल किया है, कभी खुद, कभी नीतीश कुमार के साथ मिलकर। अभी यदि हम बात करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीटों में 13 लोकसभा सीटों पर सवर्ण जातियों के सांसद हैं। 7 राजपूत, 3 भूमियार, 2 ब्राह्मण और 1 कायस्थ। तो अब आगे आने वाले दिनों में जो चेहरे बुझे हुए दिखते हैं, क्या आपको लगता है कि जो नतीजे आए हैं, जानकारियां आई हैं, इसमें बीजेपी के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि वह सवर्णों की आरती उतारे, सवर्णों से प्यार भले ही करें, लेकिन दिखाना भी मुश्किल होगा और उन्हें उनके हिस्से की सीटें भी कम करनी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। हालांकि आंकड़ों को लेकर के तो कई कयास लगाए जा रहे हैं और 1931 की जो ये है, जो स्टेटिस्टिक्स है या 1931 के जो आंकड़े हैं, खास करके सवर्णों की बात मैं कर रहा हूं, तो वो करीब करीब 13%, 13.5% है। इस बार के जो आंकड़े हैं उसमें इनकी संख्या 10.5% है। तो एक सवाल तो है कि क्या 31 से 2023 के बीच में सवर्ण घटते गए, सवर्ण कहीं पलायन पर चले गए, या सवर्णों की कोई संख्या नहीं बढ़ी, अपने को कहीं ना कहीं से वो संख्या के लिए रुके रहे। और जो एक सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या वास्तव में जो लोग भी डेटा कलेक्ट कर रहे थे, परिवारों का डेटा ही कलेक्ट कर रहे थे, क्या वहां तक वो पहुंच पाए, परिवार के सदस्यों की जानकारी वो सही तरीके से डाउनलोड कर पाए, एक सवाल तो है। लेकिन खैर, वो 13.5% थे, आज 10.5% है। एक सवाल ये है, ये तो एक अलग की चीज है। चूंकि ये सर्वे है, ये सेंसस तो ये करा नहीं सकते हैं, तो सर्वे की लीगलिटी नहीं होती है। जब तक कोई सेंसस नहीं कराएगा तब तक इस सर्वे को ही मान लिया जाए। हाँ, पॉलिटिकल पार्टियों के लिए ये हथियार हो सकता है कि देखिए हमने सर्वे कराया इतने परिवारों का, और वो जो सर्वे है उसमें तो जातियों का गणित ऐसा है, वो एक है पार्ट, ठीक है, होना चाहिए। राजद के सुधाकर सिंह भी बोल रहे थे कि भाई अगर 17 बिंदुओं पर कराया गया तो आखिर एक ही बिंदु को आपने क्यों पब्लिश किया, बाकी बिंदुओं को भी बताना चाहिए था। इतना घर, इतना परिवार, इतना सर्वे। लेकिन बीजेपी के सामने एक द्वंद की स्थिति तो है। अगर उनको लगेगा जातीय गणित के हिसाब से, और बिहार में ही होते रहा है कि जिसकी जहां बहुलता होती है, जिनकी जितनी संख्या होती है, तो पहली तो उनकी टिकट की दावेदारी होती है कि अगर हमारी संख्या ये है, हमारी बहुलता ये है,
तो इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट भी हम ही करेंगे, हमें ही टिकट मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले तो पार्टियों में टिकट का दबाव बनेगा और भारतीय जनता पार्टी में भी दबाव बनेगा कि जब उनकी संख्या ही नहीं है तो फिर इतने उनके हिस्से में टिकट का क्या मतलब है। अब रह गई बात कि भारतीय जनता पार्टी चीजों को किस रूप में लेती है। क्या संख्या गणित के अनुसार वो तय करती है कि हमारा कैंडिडेट कौन होगा, या इस आधार पर तय करती है कि हमारा जो जिताऊ कैंडिडेट, विनिएबल कैंडिडेट कौन है। ठीक है, संख्या के अनुसार हमने टिकट दे दिया, और बिहार तो उसका एग्जाम्पल रहा है। नीतीश कुमार जी इतने लंबे वर्षों से मुख्यमंत्री हैं बिहार में, जातीय गणित में तो ये कहीं फिट नहीं बैठते हैं। जितने इनकी जातियों की संख्या है उससे तो कई जातियां हैं जो इनकी जाति से ज्यादा संख्या में है, फिर भी इनके विधायकों की संख्या या बतौर ये मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में इतने दिनों से हैं। तो कभी कभी कैंडिडेट अगर विनेबल हो, योग्य हो, सक्षम हो, तो फिर वो जातीय परिधि से बाहर निकल के भी पार्टियां टिकट दे देती है। लेकिन क्या बिहार में बीजेपी उस जो जाति की संख्या का जो अभी जो चल रहा है कि इस जाति की इतनी संख्या है, ओबीसी इतने हैं, ईबीसी इतने हैं, और खास करके यही दोनों को मिलाकर के 63% की संख्या हो जा रही है, तो क्या ये 63% के आंकड़े पर वो भरोसा करेगी कि ये 63% के अनुसार हमें टिकट देनी है, या जो सवर्ण जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि मुखरता के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी दिखती है, वो चाहे वो राष्ट्रवाद के नाम पर हो या जिस नाम पर भी हो, लेकिन उनके साथ खड़ी तो दिखती है। उनकी आवाज से वो लगता है कि हाँ, वो इनकी निष्ठा इस पार्टी के प्रति है, तो उनको ये दे पाएगी। ये अब एक सामने तो चुनौती है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि अब वो सीटों का गणित संख्या बल पर तय करेगी या कैंडिडेट की क्षमता के अनुसार तय करेगी। ये एक सवाल तो इस जो डेटा पब्लिश किया गया और जो सामने आया है, इसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के सामने है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। संजय जी, यह तो मानते हैं ना कि जो नीतीश कुमार और लालू यादव ने चाल चली, बीजेपी को भी असमंजस की स्थिति में पहुंचा दिया। दूसरी बात, आपने बात कही नीतीश कुमार की जाति कुर्मी, संख्या में कम, लेकिन जब नीतीश कुमार सत्ता में आए और उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग जो की बिहार में, उन्होंने अति पिछड़ी जाति के मतदाताओं, जिनकी संख्या 36%, और पिछड़ों में भी गैर यादव मतदाताओं की गोलबंदी कर ली, उनका नेतृत्व भी अपने पास सुरक्षित कर लिया। फिर जब लालू यादव को सत्ता से हटाने की बात थी तो सवर्ण भी उनके साथ हो गए, बीजेपी साथ में थी, तो नीतीश कुमार ने अपना समीकरण बना। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है और जिस तरीके से सभी जातियां मुखर हो रही है, और चूंकि लालू यादव ने नारा दे दिया कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि जो बाकी आगे आने वाली रिपोर्ट है उसके आधार पर हम फैसला करेंगे। यह बात भी शुरू हो गई है कि जब 63% पिछड़े और अति पिछड़े, उनके लिए आरक्षण 27% और जनरल क्लास गैर आरक्षण सिर्फ 15%, सवर्ण तो 10.5 ही आए, भूमिहार ब्राह्मण राजपूत कास्ट, उनके लिए 10% आरक्षण। तो ये विवाद और ये खाई, ये तो बहुत ही ज्यादा गहरा होता जा रहा है और इसका इम्पैक्ट तो वोट में दिखेगा। हिंदू कार्ड भी कल जिस तरीके से कल से लोगों में चर्चा है, लोग परेशान हैं, मैंने शुरू में ही कहा ओपनिंग विभाग में कि पिछड़ों और अति पिछड़ों के चेहरे पर ज्योति जल रही है, जग रही है, और सवर्णों के चेहरे बुझे हुए हैं। तो ये जो 15% को 10% आरक्षण, 63% को 27% आरक्षण, यह आग तो आगे जाएगी जो मंडल 2 की बात हो रही है। लेकिन जब सीटों की बात होगी, आपने कहा कि जिताऊ कैंडिडेट, तो जो भी सवर्ण जातियों के जिताऊ कैंडिडेट की चर्चा आप करते हैं या जो आज है, उन्हें अपने साथ अति पिछड़ी जातियों को, महादलित को, दलित को और दूसरी जातियों के समीकरण को गढ़ना होगा, तभी ना, नहीं तो ये खाई तो बढ़ती चली जाएगी। नहीं, बिल्कुल गढ़ना होगा, और समीकरण अगर अपने हिसाब से ये नहीं बनाएंगे तो फिर तो मुश्किल होगा, क्योंकि जातियों के गणित के आधार पर तो
हम नहीं समझते हैं कि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल स्टेट में। ठीक है, उनकी सहानुभूति है और इनको वोट मिलते रहा है, और मैं बताते रहा हूं कि लगातार ओबीसी का वोट इनके पक्ष में बढ़ते रहा है, उसका प्रतिशत बढ़ते रहा है। लेकिन क्या उस गणित को ये बचा पाएंगे, उनको ये समझा पाएंगे कि आप हमारे साथ जुड़िए तो एक अलग गणित में चलेंगे और आपकी ताकत, आपकी हिस्सेदारी में हम कहीं से बाधक नहीं बनेंगे। दूसरी बात आपने जो कही कि वो 63% का गणित, वो तो दो उनके पास हथियार है। एक तो वो कहेंगे कि मंडल पार्ट 1 में जब हम 52% थे तो आपने 27% का हमें रिजर्वेशन दिया, अब तो हम 63% हो गए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपने कही कि 15% वाले को 10% का लाभ या रिजर्वेशन और हम 63% वाले को 27%, ये कैसा न्याय है? इसका उनको कितना लाभ मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो चीजें तय करेगी, ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है। फिर मैं कह रहा हूं कि इस डेटा का, इस सर्वे का कोई लीगल मायने नहीं है, लीगलिटी नहीं है। ठीक है, सरकार ने एक सर्वे कराई है और हो सकता है कि कोर्ट के निर्देश पर फिर एक बार इसका क्रॉस चेकिंग हो कि अगर कोई लोग कह रहे हैं, परीक्षा में बच्चा कहता है ना कि भाई हमारी कॉपी में कम नंबर आया है, जरा एक बार री एग्जामिन कर लीजिए। ठीक है, कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, तो री एग्जामिन होने दीजिए, पता चल जाएगा कि उनकी वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन एक दबाव तो बनेगा, और ये जातीय गणित सारी पार्टियों को सूट करता है, क्योंकि मुद्दे से इनको भटकाना है ना। जो मौलिक जरूरतें हैं, उन मौलिक जरूरतों पर जब काम नहीं करेंगे तो फिर तो ये जातीय समीकरण के अनुसार ही ना राजनीति में टिकट बांटेंगे, उसी के अनुसार चुनाव जीतेंगे, उसी के अनुसार रिप्रेजेंटेटिव तय करेंगे, उसी के अनुसार ये मंत्री पद देंगे। तो जाति एक सच्चाई तो है, लेकिन उस जातीय सच्चाई से एक मैं थोड़ा सा आधुनिक बात कर रहा हूं कि जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को हम समझते हैं कि थोड़ा इससे वो आगे निकला है, और आगे निकल करके अब वो बात करने लगा है रोजगार की, शिक्षा की, चिकित्सा की। तो जो बच्चे थोड़ा सा अग्रसोची हैं, जो बच्चे थोड़ा बेहतर बिहार की कल्पना करते हैं, हम समझते हैं कि ये जातीय जकड़न से वो थोड़ा बाहर निकलेंगे। कितना निकल पाएंगे मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये पार्टियां तो जाति का जाल फेंकेगी। वो जाकर के उनके बीच में कहेंगे आपकी जातीय अस्मिता का सवाल है, जातीय रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, जातीय ताकत का सवाल है, आप उस रिप्रेजेंटेशन के तहत उसको कीजिए। और दूसरी बात कि अगर जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक समीकरण बनाया, ओबीसी से इन्होंने ईबीसी बनाया, दलित से महादलित इन्होंने बनाया, कि भाई जिनके हिस्से में सब कुछ चला जाता है और इनके हिस्से में तो कुछ नहीं आता है। तो अगर बीजेपी इसको कामयाब हो गई उनको समझाने में कि ठीक है आप ओबीसी में आते हैं, ईबीसी में आप आते हैं, लेकिन आपके हिस्से में मिला क्या? क्या आपको अपनी हिस्सेदारी चाहिए या उस गणित में फिट बैठ करके आपकी दावेदारी चाहिए? हिस्सेदारी और दावेदारी में फर्क होता है। तो अगर हिस्सेदारी चाहिए तो हम आपके हितों में काम करेंगे, आप मेरे साथ जुड़िए, उनको छोड़िए। तो बीजेपी भी हर प्रयास करेगी कि वो अपना दाव ओबीसी पर लगाएगी, ईबीसी पर लगाएगी, दलित पर लगाएगी, महादलित पर लगाएगी, शेड्यूल्ड ट्राइब्स पर लगाएगी, कोशिश करेगी। कितना सफल होती है, लेकिन जो एक बार कहते हैं ना कि मन मस्तिष्क में जो डेटा डाल दिया जाता है, और जो आप बार बार कह रहे हैं कि उनके चेहरे बुझे हुए हैं सवर्णों के, स्वाभाविक है। आपकी ताकत तो आपके वोटर हैं। जब आपके वोटर ही कम गए और उसके बाद आप उनके हितों के लिए कितना आप करेंगे, ये भरोसा दिलाने में आपको कितना वक्त लगेगा, जिसकी वजह से नीतीश कुमार शायद भरोसा दिलाने में कामयाब हुए थे। तब तो 2005-6 में सत्ता इनके पक्ष में चली गई थी और लंबे दिनों से ये मुख्यमंत्री हैं कि भाई आप वहां से निकलिए, आप मेरे साथ खड़े होइए। कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी हाशिए पर चली गई थी और नीतीश कुमार अभी तक सत्ता में बने हुए हैं, गठबंधन जो इनका हो, लेकिन एक भरोसा तो ये जीतने में कामयाब हुए। तो भारतीय जनता पार्टी भी मैं समझता हूं कि अब शिफ्ट करेगी और 63% का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क को
प्रभावित निश्चित रूप से करेगा कि उन वोटरों को हम छिटकने न दें, उनको हम कैसे साथ हैं। अगर ओबीसी का कोई बड़ा चंक कहीं किसी के साथ निष्ठा के साथ जुड़ा हुआ भी है तो बाकी लोगों को हम अपने साथ लें, सवर्णों को भी कहीं से नाराज ना होने दें, उनकी नाराजगी पर भी हम कहीं ना कहीं से जाकर के मरहम लगाते रहें। और दलित महादलित का समीकरण, चूंकि बार बार वो कहती है हिंदू पोलराइजेशन, तो हिंदू पोलराइजेशन में तो 82% का आंकड़ा हो जाता है। लेकिन अगर हिंदू पोलराइजेशन जिसका कि ये परिणाम है, मंडल पार्ट 2 की बात की जा रही है, तो मंडल पार्ट 2 तो इसी हिंदू पोलराइजेशन में न दरार डाल रही है। जब इसको फ्रैक्चर कर देगी तो फिर भाजपा के हिस्से में कहां से कुछ आएगी। और उनके अगेंस्ट में 17% वोट मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं से उनके मन में तो होता ही है ना कि जो भाजपा को शिकस्त जो पार्टियां देगी हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो भाजपा के लिए तो किसी भी तरह से 63% का जो आंकड़ा है ओबीसी ईबीसी का, उस पर तो नजर रखनी होगी। 20% का आंकड़ा जो दलित महादलित का है उस पर नजर रखनी होगी। जब तक इस आंकड़े को वो नहीं कर पाएंगे तब तक हम नहीं समझते हैं कि उस गणित में जो आया है सामने जातीय तस्वीर, उसमें वो बहुत सफल होती हुए दिखेगी। नहीं संजय जी, आपने कई बातें कर दी। आपने कहा लीगल वैलिडिटी नहीं है, वैधानिक मान्यता नहीं है जो ये रिपोर्ट आई है कास्ट सर्वे की। चलिए, लेकिन इसका जो पॉलिटिकल संदेशा जाना था वो तो चला गया। और मैं देख रहा हूं पिछले 24 घंटे से लोग हिंदुत्व की बात नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात नहीं कर रहे हैं, अपनी जातीय अस्मिता की बात कर रहे हैं। मैं सोशल मीडिया पर भी देख रहा हूं जो लड़ाई चल रही है। और दूसरी बात आपने कही कि जातीय जकड़न से निकलने वाले युवा भी हैं। देखिए, इसमें मेरी मान्यता ये है कि जो जातीय जकड़न से निकलने वाले बिहारी युवा हैं, वे 12वीं के बाद बिहार से बाहर चले जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते हैं। और दूसरा तबका मुझे यह दिखता है कि जो ये जातीय जकड़न से बाहर आते हैं, उन्हें अपनी जाति के बारे में तो तब मालूम होता है जब 10वीं कक्षा में पूछा जाता है, लिखा जाता है कि आपकी जाति क्या है। तीसरी बात जो आपने कही कि 63% का ख्याल बीजेपी रखेगी, फिर दलित महादलित का भी ख्याल रखेगी। तो उनका ख्याल रखने के लिए जो कटौती होगी वह तो सवर्णों के बीच से ही होगी। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो सवर्णों की आरती उतारना, खुले तौर पर आरती उतारना, वैसे ही पहले से इनकी सीटें कम हो गई जिस पर इनका एकाधिकार होता था। हम कहते ही हैं वो जमाना चला गया। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का, विनोदानंद झा का, भागवत आजाद का, जगन्नाथ मिश्रा का, सत्येंद्र नारायण सिन्हा का, चंद्रशेखर सिंह का। तो अब तो जो चेहरे बुझे हुए हैं, बीजेपी चाहकर भी आरती नहीं उतार सकती है। और नीतीश कुमार कोशिश ये करें। देखिए, नीतीश कुमार कभी लालू यादव के साथ होते हैं और कभी लालू यादव के खिलाफ होते हैं। आज ही आपने देखा कि बिहार कैबिनेट की बैठक हुई। उस कैबिनेट में उन्होंने सवर्णों को लुभाने के लिए बिहार न्यायिक सेवा में ईडब्ल्यूएस वालों को आरक्षण दे दिया, लॉ कॉलेजेस में एडमिशन में आरक्षण दे दिया। तो बीजेपी की कटौती भी तो सवर्णों को ही भारी पड़ने वाली है। निश्चित रूप से वो तो भारी पड़ेगी ना। और इसलिए भारी पड़ेगी कि चूंकि वोटर और वोटर का जो वर्ग है, उस वर्ग को अपने खेमे में लाने के लिए तो किन्हीं की बलि चढ़ानी पड़ेगी कि ठीक है, कल से आप यहां लड़ते रहते थे, अब तो जरा क्षेत्र वाइज डेटा तो आने दीजिए। जब ये आंकड़ा आ गया तो क्षेत्र वाइज भी तो आ जाएगा, किस विधानसभा में, किस लोकसभा में, किस जाति की कितनी संख्या है। और जो भी कैंडिडेट के लिए दावेदार होंगे या जो सीटिंग होंगे या जो होंगे कि नहीं हम वहां से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो वो आंकड़ा तो दिखा ही देगी ना पार्टियां कि देख लीजिए आप वहां कितने हैं। और क्या आपको लगता है कि आप जब वहां उम्मीदवार होंगे तो सारी जातीय सीमाएं टूट जाएंगी और आपके पक्ष में गोलबंद होकर के लोग दे देंगे? और हमारी जो विरोधी पार्टियां हैं वो जाति आधारित कैंडिडेट वहां उतारेगी, वो उनको उनकी जातीय अस्मिता, जातीय स्वाभिमान, जातीय प्रतिनिधित्व को समझाएगी। वहां पर क्या आप वहां चुनाव जीत जाएंगे? क्या मेरी पार्टी जीत जाएगी? तो अगर नहीं जीतेगी तो हम क्यों ना उनको ये करने के लिए, हराने के लिए हम भी उसी जाति का उम्मीदवार वहां उतारे।
और फिर जब वहां पर वही जाति के दोनों उम्मीदवार होंगे तो जातीय अस्मिता और जातीय स्वाभिमान की लड़ाई नहीं होगी, फिर पार्टी के स्तर पर हम लोग लड़ेंगे। तो सवर्णों को तो खोना पड़ेगा, इससे इनकार नहीं कर, इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आपकी यही वास्तविक संख्या है, अगर आपकी यही वास्तविक संख्या है, और डेमोक्रेसी में तो संख्या बल का महत्व है, हम लोग जितनी योग्यता और क्षमता की बात कर लें, लेकिन संख्या बल को तो हम इनकार नहीं कर सकते हैं। इस देश के राष्ट्रपति को भी एक ही वोट देने का अधिकार है और इस देश का आम नागरिक को भी एक ही वोट देने का अधिकार है। तो उनके वोटर की निष्ठा पार्टी के प्रति न होकर के अपनी जाति के प्रति होगी तो तस्वीर तो कुछ और होगी बिहार की। चूंकि होता क्या है कि पार्टियां चुनाव लड़ती है, तो अब ये बात तो हम और आप बखूबी समझते हैं कि मैनिफेस्टो विचारधारा ऊपर सतही तौर पर होता है, अंदर में तो खेल कुछ और होता है। और हम लोग इसकी समीक्षा भी करते हैं कि भाई इस जाति का उम्मीदवार इतने हैं, विधानसभा में इनकी संख्या इतनी है, लोकसभा में इतनी है। अभी देखे होंगे पार्लियामेंट में कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी बता रही थी ना कि देखिए कितने ओबीसी के मंत्री हमारे यहाँ हैं, ओबीसी के हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं। आखिर ये गिनाने और ये बताने की जरूरत क्या पड़ गई? इसलिए कि उन जातियों को ही संतुष्ट तो करना है कि नहीं नहीं नहीं, आपका तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व तो मेरे यहां मिलता है, हम आपको सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। तो जब पार्टी व्यक्ति योग्यता से ज्यादा महत्व अगर हो जाता है जाति का, और जातीय अस्मिता और जातीय भावना की ही नाव पर सवार होकर के वोटर अगर वोट करते हैं, तो निश्चित रूप से इसका खामियाजा सवर्णों को भुगतना पड़ेगा। क्योंकि संख्या बल में आप उनके सामने कहीं टिक नहीं पाएंगे, जाति आपकी उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करेगी कि हाँ आप उनकी जाति से हैं, तो फिर तो एक आदर्श स्थिति होगी और जातियों का जकड़न से लोग निकलेंगे। ठीक है, वो जो लोग भी, जो नौजवान भी बिहार से बाहर हैं, जो जातीय जकड़न में, जातीय उलझन में नहीं फंसते हैं, उनका सोच जो है वो थोड़ा सा विकासात्मक सोच है, वो बेहतर बिहार की कल्पना करते हैं। बिहार से जैसे ही वो बाहर जाते हैं, वो अगला पिछड़ा अपने को नहीं बताते हैं, वो बिहारी बताते हैं, बिहारी पीड़ा का बखान करते हैं, बिहारी अस्मिता से अपने को जोड़ते हैं। शायद वो पीढ़ी आएगी तो जातियों में बांटा हुआ समाज जो राजनीतिज्ञों को सूट करता है, उससे बिहार को वो बाहर निकाल पाए, लेकिन उसमें तो थोड़ा वक्त लगेगा, अभी समय लगेगा उसमें। लेकिन अभी तो जो जातीय बिसात जो बिछाई गई है कि इनकी संख्या इतनी है, ऐसे है वैसे है। आज मैं पशुपति कुमार पारस जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि अगर दलित 20% है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए, दलितों को प्रतिनिधित्व ज्यादा मिलनी चाहिए। हम लोगों को तो 20% के हिसाब से कम प्रतिनिधित्व मिल रहा है। फिर किसी ने कहा कि दलित और मुसलमानों को जोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व, हाँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अनिल शर्मा जी बोल रहे थे कि तब तो इनको जोड़ दीजिए दोनों को, तो इनको बिहार की जिम्मेवारी मिलनी चाहिए। तो अब ये जातीय गणित का खेल तो बिहार में चलेगा। जब योग्यता, क्षमता, विकास के आयाम, बिहार कैसे बदले, बदलाव का वाहक बिहार कैसे बने, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो अगर जातीय बिसात अगर बिछा दी गई है और मतदाता शायद उसी के साथ जुड़ करके निर्णय लेंगे, तो सवर्णों को बैकफुट पर तो आना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी भी, बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी भी उस गणित को बहुत तरीके से समझने की कोशिश करेगी और लगेगा कि उस गणित में ही हम किसी को हरा सकते हैं और बिहार की सीटें हमारे हिस्से में हो सकती है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी भी इस प्रयोग करने से पीछे नहीं हटे। तो संजय जी, आप कह रहे हैं कि जातीय बिसात बिछ गई है और बीजेपी को भी इसमें कोई हिचक नहीं होगी कि चुनाव जीतने के लिए, बिहार जीतने के लिए सवर्णों की बलि ले ली जाए। लेकिन एक बात हम और समझना चाहते हैं कि चलिए बलि तो आप ले लेंगे, लेकिन जो चुनावी धुरंधर हैं, चुनाव के मैदान में पहले से हैं, जो वंचित हो जाएंगे नए चुनावी बिसात में, जो जात की बिसात बिछी है 2024, मुझे ऐसा लगता है कि टिकट से भले ही उन्हें वंचित कर दिया जाए, लेकिन सवर्ण जाति के ये नेता चुनाव मैदान में कूदने से बाज नहीं आए और दोनों प्रमुख गठबंधन से पिछड़े और अति पिछड़ी जातियों के नेता आमने सामने चुनाव लड़ रहे होंगे, मुख्य मुकाबले में होंगे। लेकिन ये धुरंधर, सवर्ण धुरंधर जो
चुक गए हैं, जिन्हें वंचित किया गया है, जिनकी बलि ली गई है, जब वे चुनाव मैदान में पहुंचेंगे और जो वोटों को काटेंगे, उसका नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, यह बेहतर तरीके से आप समझा सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि कई ऐसे कैंडिडेट को मैं जानता हूं, कुछ लोग तो सिटिंग भी हैं, जिन्होंने जातीय सीमाओं को तोड़ा है। वो लोगों के बीच में रहे हैं, उन्होंने अपना परिचय कभी अपनी जाति के रूप में नहीं दिया। ठीक है, कोई भी बच्चा पैदा होता है और उसके माँ बाप उसको बताते हैं जब वो बच्चा सज्ञान होता है कि तुम इस जाति के हो, तुम्हारा धर्म ये है, उसको तो नहीं पता होता है। लेकिन जब जातीय चस्पा लगा दिया जाता है उस पर कि तुम इस जाति से हो, तो वह इनकार भी नहीं करता है, गर्व से कहता है कि हाँ मैं इस जाति का हूं। लेकिन जाति से महत्वपूर्ण होता है उसकी योग्यता, क्षमता, सब लोगों के प्रति निष्ठा। तो कभी कभी आप देखे होंगे कि चुनाव की बात मैं कर रहा हूं, पॉलिटिकल बात, कभी कभी ट्रायंगुलर फाइट हो जाता है, चौतरफा फाइट हो जाता है, 5 तरफ से फाइट हो जाता है। तो हो सकता है कि वो कैंडिडेट जो मान रहे हैं कि जातीय गणित में हम फिट नहीं बैठते हैं, लेकिन जो लोगों की जातीय गणित ठीक बैठता है और उसमें उम्मीदवारों की संख्या इतनी अधिक हो जाए, उसमें जो उम्मीदवार हो वो योग्य नहीं हो, इसीलिए तो डेमोक्रेसी में नोटा भी बताया गया कि 20 कैंडिडेट हो जाए और आपको लगता है कि 20 भी योग्य नहीं है, तो आपके पास एक और ऑप्शन है, नोटा भी आप दबा सकते हैं। तो इतना भी निराश होने की जरूरत नहीं है, वो जनता के बीच में जाएंगे और कई क्षेत्रों में आप तो बड़े मंजे हुए तरीके से चीजों को कवर करते हैं। आपने देखा होगा कि जातीय संख्या उनकी कम है, चुनाव वो जीत गए हैं, और कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी जातीय संख्या उस क्षेत्र में ज्यादा है और चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो कभी कभी वोटों का बंटवारा भी ये कर देता है। अब मैंने सुना था प्रशांत किशोर जी को कि भाई बता दीजिए ना, नरेंद्र मोदी जाति के अनुसार भारत में कहां फिट बैठते हैं, प्रधानमंत्री तो हैं इस देश के। नीतीश कुमार जी जाति के अनुसार कहां फिट बैठते हैं, देश के राज्य के मुख्यमंत्री तो हैं। तो वो डिपेंड करता है परिस्थितियों पर और मुद्दों पर। और फिर मैं कहूंगा कि अगर नई पीढ़ी नए तेवर में मुद्दों को लेकर के अगर चुनाव में जाती है, तो फिर ये जातीय जकड़न टूट जाएगी, जातीय सीमाएं टूट जाएगी, और वो मुद्दों पर आधारित कि मैं इन मुद्दों को आपका सोल्व करूंगा विधानसभा में, लोकसभा में। ठीक है, मैं इस जाति का हूं, मैं अपनी जाति से भाग नहीं रहा हूं, लेकिन ये मुद्दे होंगे, आपके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल, आपके बच्चों के लिए अच्छा अस्पताल, आपके लिए अच्छी सड़कें, आपके किसानों के खेत के लिए पानी, आपके लिए जैसे कि स्वास्थ्य की का बीमा, हम इन चीजों को अगर नहीं दे पाएंगे तो अगला चुनाव में आप हमें वोट नहीं दीजिएगा। तो अगर मुद्दे हावी हो गए तो फिर तो जातीय सीमाएं और जातीय विषाद का कोई मायने नहीं रह जाएगा, और कहेंगे कि ये जातीय विषाद तो बिछी हुई है आपके सामने, आपको तय करना होगा कि आपको बच्चों का भविष्य तय करनी है या जातीय अस्मिता और जातीय स्वाभिमान के लिए आपको वोट करनी है। तो ये तो चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि जब चुनाव का वक्त आएगा तो क्या हमारे मतदाता उसमें उलझेंगे या मुद्दों पर जाकर के ठहर जाएंगे और फिर वहां पर निर्णय करेंगे, और फिर फाइट की तस्वीर क्या होगी, ये तो थोड़ा देखने वाली बात होगी ना। कि ठीक है, आप उनको टिकट से वंचित कर दीजिएगा, लड़ने से तो उनको अपने ही न रोक दीजिएगा, वो तो लड़ ही सकते हैं, निर्दलीय लड़ेंगे, और निर्दलीय भी लोग लड़ करके आए हैं, जीतते रहे हैं, परिणाम देते रहे हैं। और वो जाकर के अगर मुद्दों पर मुखर होते हैं, मुद्दों को समझाने में और कनेक्ट करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हो सकता है कि तस्वीर कुछ और हो, परिणाम उनके पक्ष में हो जाए, और बाकी चीजें जिसके लिए सोचा जा रहा है कि एक समीकरण बन जाएगा। आपको मैं उदाहरण देता हूं, बोचहा का चुनाव अर्थमेटिक तो था वहां बाई इलेक्शन, क्या केमिस्ट्री बन पाई? क्या कॉन्फिडेंट थे लोग, लगा कि ये कैंडिडेट है, इनकी ये जाति है, समीकरण ये है, और इसमें अगर सारे लोग मिल जाएंगे तो फिर इस चुनाव को परिणाम में बदलने में कोई रोक नहीं सकता है। वहां के मतदाताओं की क्या नाराजगी थी मुझे नहीं पता है, परिणाम किन्हीं और के हिस्से में चला गया। तो चुनाव जातीय विषाद जो बिछाई गई है उस पर फोकस होगा। नहीं, अभी जब आपने अभी जो आपने उदाहरण दिया संजय जी, बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के घोसी का उपचुनाव, तारा सिंह चौहान स्वयं उम्मीदवार हुए,
संजय निषाद साथ थे, ओम प्रकाश राजभर साथ थी, योगी आदित्यनाथ साथ थे, और पूरा उत्तर प्रदेश की सरकार वहां हार गए, मौजूद थी, बिल्कुल। लेकिन चुनाव में हार गए। तो आपने जो कहा कि जी जी, तो आपने मुद्दा आधारित चुनाव की बात कही। देखिए, मुझे तो 2024 में इसमें नहीं लगता है कि मुद्दा आधारित जात और राष्ट्रवाद हावी रहेगा, नरेंद्र मोदी का करिश्मा चलेगा। लेकिन चलते चलते एक और सवाल ले लेते हैं, जो हमने शुरू में ही कहा था, श्रेय लेने की होड़ मची है बीजेपी में भी। और आज ललन सिंह ने, जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट, उन्होंने सुशील मोदी को कह दिया, जो ये कह रहे थे बीजेपी का योगदान है जातिगत गणना कराने में, कि सुशील मोदी तो दो मुहम्मद साहब है। तो श्रेय कौन ले गया संजय जी? हाँ, ये तो ठीक बता रहे हैं कि ललन बाबू का जो बयान था मैंने भी सुना, और सुशील मोदी के बारे में जिन शब्दों से उन्होंने नवाजा सब कुछ समझ रहे हैं। लेकिन श्रेय लेने की अगर बात करेंगे तो वो तो महागठबंधन के हिस्से में जाता है। ठीक है, इनकी सहमति है, सहमति इन्होंने जताई भी थी, दो बार कैबिनेट में पास हुआ था तो ये थे। लेकिन मुखरता के साथ, आपको याद होगा वो समय भी जब मुख्यमंत्री से मिलने, उस समय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता थे, और उन्होंने कहा था कि अगर जातीय जनगणना पर आप निर्णय नहीं लेंगे तो 8 दिन के बाद हम दिल्ली कूच कर जाएंगे, पैदल यात्रा पर चले जाएंगे। और जब भी जो रिप्रेजेंटेशन, चाहे वो प्रधानमंत्री से मिलने गया हो, चाहे वो नीतीश कुमार जी से मिले हों, उसमें तेजस्वी जी तो थे, आगे आगे चल रहे थे। तो श्रेय लेने की जब तक बात है तो उसमें तो हमको आगे बढ़ते हुए और आगे बढ़ के बाजी मारते हुए महागठबंधन दिख रही है। ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी भी कहीं से भी ये नहीं कहेगी कि हाँ इसमें हमारी भूमिका नहीं थी या हमने कोशिश नहीं की, लेकिन महागठबंधन ने ज्यादा मेहनत की, ज्यादा मुखर होकर के इसके लिए प्रयास किया। बजाते यहाँ पर न केवल सर्वे हुआ, सर्वे का जो रिजल्ट था उसको पब्लिक किया गया, पब्लिक डोमेन में डाला गया। तो ठीक है, ललन बाबू का अपना अंदाज है बोलने का, लेकिन महागठबंधन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और उसके ही परिणति के तौर पर, परिणाम के तौर पर यह जातीय सर्वे पटल पर आया है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, महागठबंधन ने लीड ले ली है, यह आप भी मानते हैं, और सवर्णों की बलि लेने में भाजपा भी नहीं चुकेगी, यह बात भी तय है। यही इस बातचीत को हम खत्म करते हैं। डॉक्टर संजय कुमार जी से आगे भी हम बिहार के मुद्दों पर बने रहेंगे। संजय जी, आज आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों से कहते हैं कि यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।